जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए श्रृंखला को आरंभ करने जा रहे हैं, है ना। यह श्रृंखला होगी यूपीपीसीएस प्री 2024 के पेपर 2 के लिए, जिसे कि सामान्यतः सी सेट भी कहा जाता है। देखिए, सी सेट के पेपर में कुल 100 प्रश्न आते हैं। ये 200 नंबर का होता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग का मतलब सिर्फ इसमें आपको 33% नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। देखिए, सी सेट के पेपर में कुल 5 बिंदुओं से प्रश्न आते हैं। सामान्य हिंदी, इंग्लिश, है ना, और इंटरपर्सनल स्किल, इसके अतिरिक्त मैथ्स और रीजनिंग, है ना, यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का होता है, मतलब इसका नेचर है क्वालिफाइंग, सिर्फ आपको इसे क्वालिफाई करना है ना। तो क्वालिफाइंग नेचर का होने के कारण इसमें बहुत विशेष, ऐसा नहीं कि आपको बहुत विशेष समय देना है, आप अपने अन्य विषयों की बढ़िया पढ़ाई कीजिए। इसको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, इस सीरीज को फॉलो करना है। इस सीरीज में आपको 1000 जो बेस्ट क्वेश्चंस है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, उसको डन कराया जाएगा। प्रतिदिन एक क्लास आपको मिलेगी, जिसमें कि हम लोग 10 से 15, 20, मतलब जिस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, जितना समय मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका कम से कम समय बर्बाद हो, कम से कम समय लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। तो 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी, इसमें जितने प्रश्न हो सकेंगे उसको हम लोग करेंगे। देखिए, ये श्रृंखला जो ये कंपाइलेशन है, इसमें अभी तक 2012 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को रखा गया। जल्दी से अपडेट करके इसमें 2023 के प्रश्नों को भी शामिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज इस श्रृंखला की शुरुआत हम लोग अपने मैथ्स के क्वेश्चन से करते हैं। आज पहले वीडियो में हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल की क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। तो वीडियो में हम लोग जब प्रश्न हल करेंगे तो उसके साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी सीखते हुए चलेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अलग से क्लास की आवश्यकता ना पड़े। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, यहाँ पर इंग्लिश में दिया है और इधर हिंदी में दिया है। जिस भाषा के साथ आपका सामंजस्य बढ़िया है, उस भाषा में आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन विषम संख्या। देखिए, सम और विषम की बात करें, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो ऑड मतलब विषम, इवन मतलब सम। देखिए, ऑड क्या होता है, कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 2 से संख्या विभाजित नहीं होगी, उसे ऑड कहेंगे। इसका जनरल मतलब सामान्य रूप होता है 2n +-1। अगर इवन की बात करेंगे तो इवन क्या होता है, कोई भी संख्या जो 2 से कट जाती है, मतलब 2 से विभाज्य होती है, उसे इवन कहते हैं। इसका सामान्य रूप होता है 2n। अब देखिए, ऑड या इवन पकड़ने का तरीका क्या होता है। अब 2 की विभाज्यता पर आइएगा। 2 की विभाज्यता क्या होती है, अगर जो लास्ट डिजिट है, जिसको कि यूनिट डिजिट भी कहा जाता है, अंतिम अंक, अगर अंतिम अंक क्या है, 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी, और अंतिम अंक 2 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। देखिए, अंतिम अंक है 6, ये 2 से कट जाएगा, मतलब ये संख्या इवन है, ऑड नहीं है। यहाँ पर देखिए 0 है, ये भी 2 से कट जाएगा, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा। और 6 है तो ये भी इवन हो जाएगा। 3 विकल्प यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 2, 4, 6, 8 या 0 बने तो संख्या क्या होगा, सम होगा। अगर 3, या फिर पहले 1 से शुरू करते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9 बने तो ये संख्या विषम होगा। तो आप यहां से भी आसानी से याद रख सकते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे इकाई अंक 1 दिख रहा था, तो ये संख्या विषम था। चलिए, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न दिया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है, उसे 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए, जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न मिले तो इसका बेसिक फार्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये इसका बेसिक फार्मूला है ना। इसके बाद क्या याद रखना, देखिए सबसे मूल फार्मूला यही है ना। अब जब कभी भी आप देखेंगे ना, तो जिसके पास लंबाई होगा उसका लंबाई रखेंगे और जिसके पास स्पीड होगा उसका स्पीड रखेंगे। ये कहने का क्या मतलब है, जैसे देखिएगा अगर ट्रेन है, देखिए ट्रेन है और इसके बाद ब्रिज है, ब्रिज मतलब पुल बोल लीजिएगा या ब्रिज बोल लीजिएगा। अब देखिए ट्रेन के पास लंबाई है तो ट्रेन की लंबाई रखेंगे, ब्रिज के पास लंबाई है तो ब्रिज का भी लंबाई रखेंगे, और स्पीड की बात करेंगे तो सिर्फ ट्रेन के पास स्पीड है। इसको थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ पे जो चाल दिया है, चाल मतलब स्पीड जो दिया है, जो चाल दिया है ये दिया 36 किमी प्रति घंटा, ये इतना दे रखा है। और आपको क्या दिया कि यहाँ पे जो ट्रेन की लंबाई है 110 मीटर है, 110 मीटर है, और ब्रिज की लंबाई कितनी है, मतलब जो पुल की लंबाई 132 मीटर है। तो आपका फार्मूला हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए डिस्टेंस की बात करेंगे तो 110 मीटर की रेलगाड़ी है ये हो जाएगा, और 132 मीटर का पुल है। क्योंकि जब रेलगाड़ी चलेगी ना, ऐसे समझिए, देखिए ये यहाँ पे मान लीजिए ये पुल है, ठीक। अब यहां से रेलगाड़ी आ रहा है, जब रेलगाड़ी यहाँ पे एंट्री करेगा तो वो पुल को टच करेगा। पहले तो जब इतनी दूरी तय करेगा ना, देखिए ये रेलगाड़ी मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, ठीक। अब इसने टच किया, अब देखिए ये रेलगाड़ी यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेगा है ना। जब ये वाला सिरा इसको पार कर जाएगा तब तो मानेंगे कि इसने पार किया हुआ है ना। बात समझ में आ रही ना। देखिए एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ये ब्रिज है, ठीक, ये ब्रिज है ना। रेलगाड़ी आया, ये रेलगाड़ी इसको टच किया, जब टच किया तो अभी यहाँ पे टच किया, रेलगाड़ी इसमें एंट्री करेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक। मान लीजिए यहाँ रेलगाड़ी है, अब रेलगाड़ी यहाँ से ऐसे आगे बढ़ता चलेगा। यहाँ पे देखिए ये इसका जो हेड है, हेड यहाँ पे आ गया है ना, मतलब ये इंजन हो गया। अब इसने इंजन को टच किया, देखिए यहाँ पर इंजन को टच किया, जब रेलगाड़ी यहाँ पे इसका टेल आएगा, मतलब इतना आगे बढ़ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे टोटल रेलगाड़ी ने कितना दूरी तय किया, एक ये दूरी तय किया है और साथ में इतनी दूरी तय की है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या होता है कि जिसके पास लंबाई होती है सबकी लंबाई रखनी होती है। तो आपका टाइम हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस की बात करेंगे तो 110 और प्लस में 132। अब यहाँ पे स्पीड कितना है, स्पीड है 36 किमी प्रति घंटा। 36 किमी को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो देखिए जब कभी भी किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदलना होता है तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो इसमें अगर 5/18 से गुणा करेंगे तो 5/18 से गुणा करने पर आपका जो सही उत्तर आएगा ये आएगा 10। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 36 × 18/5 10 आ जाएगा। तो टाइम आपको मिल जाएगा 242/10, मतलब 24.2 सेकंड। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर दिया है a/3 b/4 और c/7, ये आपस में बराबर है। तो आपको बताना है a + b + c का मान कितना हो जाएगा। देखिए ऐसे संदर्भ में क्या करना होता है, जब कभी भी ऐसी स्थिति दिखे तो आप इसको पूरा भी हल करके निकाल सकते हैं बेसिक तरीके से, अन्यथा जो बट्टे में दिखता है वही इसका मान है। a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा 4 और c बराबर हो जाएगा 7, ठीक। इतना मिल गया। अब a b c, अब तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 3 4 7 और 7 14, अब बटे में c का मान है 7, इसको रख देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 2। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। 4 में दिया है ए तथा बी की मासिक आय 4:5 में है तथा उनके मासिक व्यय 7:9 में है। यदि दोनों ही 50 रुपए प्रति माह की बचत करते हैं तो उनकी ए की मासिक आय कितनी। अब कहानी समझिएगा, ए और बी दो लोग हैं, है ना, ए और बी दो लोग हैं। यहाँ पर इनका इनकम है और यहाँ पर इनका एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्चा है। अब इन्होंने कमाई किया, खर्चा किया, अब बचेगा यहाँ पे इसकी सेविंग है। सेविंग मतलब जो बचत है। अब समझिएगा ए की जो मासिक आय है ये 4 है ना, इनकम 4 है, और जो बी की मासिक आय है ये कितना, ये 5 है। इनका जो खर्च है, खर्च का अनुपात देखिएगा, ये खर्च है 7 इसका और इसका है 9। अब यहाँ पर ये नंबर है ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं इस रेशियो को सही करने के लिए, मतलब रेशियो को सही करने के लिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लायर लगाते हैं जो इसका गुणज होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इसका मल्टीप्लायर x है और इसका मल्टीप्लायर y है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x ये कमा रहा है, ये 5x कमा रहा है, ये खर्चा कर रहा है 7y और ये खर्चा कर रहा है 9y। अब ये खर्चा होने के बाद ना दोनों के पास देखिए, ए के पास भी 50 रुपए बच रहे हैं और बी के पास भी कितने रुपए बच रहे हैं, 50 रुपए बच रहे हैं। यहाँ पे ये दो इक्वेशन बने। अब इन दो इक्वेशन को आप हल करेंगे, दोनों को हल करने के बाद आपको उत्तर मिलेगा। आपसे पूछा है कि ए की मासिक आय कितनी है। अब समझिएगा इस प्रश्न को हल करना है। देखिए 4x - 7y = 50, आगे दे रखा है 5x
माइनस 9y बराबर 50। अब इसमें क्या करते हैं, ऊपर हम लोग गुणा कराते हैं 5 से और नीचे गुणा कराते हैं 4 से, ताकि ये क्या हो जाए, ये समीकरण में बराबर हो जाए। जब गुणा कराएंगे तो आपको ऊपर मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 20x और माइनस 35y बराबर 5 से गुणा कराएंगे तो 250 और नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं 4 से, तो 20x माइनस और 9 चौका 36y और बराबर मिल जाएगा 200। ठीक, अब यहाँ पे इसको जब हल करेंगे, देखिए यहाँ पे घटाएंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा y बराबर 200, y बराबर 50, माफ कीजिएगा, y बराबर 50। y का मान आ गया 50। जब y का मान 50 आ गया तो कहीं भी आप y का मान 50 रख लीजिएगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हम y का मान 50 यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा 350, 350 हो जाएगा, 350 इधर आएगा तो 400 हो जाएगा, जुड़ करके x का मान आ जाएगा 100। देखिए अब यहाँ पे x का मान 100 आ गया। आपसे पूछा है ना कि a की मासिक आय कितनी, तो a की मासिक आय है 4x, मतलब यहाँ पर a की इनकम हो जाएगी 400, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें इतना लिखना नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। जब भी ये प्रश्न दिखेगा आप सीधा सीधा आपके दिमाग में ये आर्टिकल चलना चाहिए कि ये 4x a कमा रहा है ना, b कमा रहा है 5x, इसके बाद ये खर्चा कर रहा है 7y और ये खर्चा कर रहा है 9y, और दोनों की कहानी क्या है, आपस में बराबर है ना। ये 50 ये भी बचा रहे हैं, 50 ये भी बचा रहे हैं, तो यहाँ 50-50 लिख करके आप इसको तेजी से हल कर लेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5वां, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो ये 4:5 के अनुपात में हो जाती है, तो संख्याएं होंगी। देखिए यहाँ पे संख्या क्या है, देखिए अब इसको आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं x मान के, और आप चाहें तो इसको स्मार्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं। सबसे पहला इसका बेसिक अप्रोच समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि संख्या 5:x के अनुपात में, मतलब मान लीजिएगा संख्या शुरू में 5x था और दूसरी संख्या था कितना, देखिए यहाँ पे 6x था। ठीक, अब दोनों में से 8 घटाए गए, यहाँ से -8 किया गया, यहाँ भी -8 किया गया, दोनों में जब -8 किया गया तो इनका अनुपात 4:5 हो गया, मतलब इसको भाग कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 25x माइनस 40, 8 पंचे 40 हो जाएगा, बराबर 6 चौका 24x और -8 चौका 32। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आपको इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x बराबर मिल जाएगा 8, x की वैल्यू 8 आ गया है ना। तो देखिएगा आपसे पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी, x का मान 8 आ गया, शुरू में संख्या 5 और 6 के अनुपात में था, तो 8 पंचे 40 और 8 6 का 48, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। एक तरीका ये रहा, बाकी इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है, स्मार्ट अप्रोच देखिएगा, पहले संख्या 5:6 के अनुपात में था, है ना, इसमें से -8 किया गया तो संख्या किस अनुपात में हो गया, 4:1 में। यहाँ पर देखिए कितने की कमी है, 1 यूनिट की, यहाँ भी 1 यूनिट की कमी है, यूनिट बराबर है, अगर ये यूनिट कम या ज्यादा होता तो पहले इसको बराबर करते। अब यूनिट बराबर है, देखिए 1 यूनिट की यहाँ पर कमी है, 5 से 4 हो गया, 6 से 5 हो गया, तो 1 यूनिट का मान है 8, तो 5 यूनिट का मान 40 हो जाएगा और 6 यूनिट का मान 48 हो जाएगा। आप स्मार्ट अप्रोच से तुरंत कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6वां। छठे में क्या दिया, 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 6 है, तो आपसे पूछा जा रहा है 4x² प्लस 1/4x² का मान क्या होगा। देखिए इसको हल करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, एक छोटा फार्मूला यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए x माइनस 1/x इज इक्वल टू a, अगर ऐसा टर्म कभी दिया या फिर आप a के स्थान पे n भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और आपसे पूछ ले x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा, तो सीधा फार्मूला होता है n² प्लस 2, है ना। अगर पूछ ले x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा, तो फार्मूला होता है n³ प्लस 3n, है ना। तो इन सभी फार्मूलों को मैं अलग वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा, है ना। अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप इस फार्मूले को देखिएगा, ये फार्मूला यहाँ पर क्या दिया है, 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 6 है, तो देखिए यहाँ पे इसको x की जगह पे हम 2x अगर मान ले तो सेम टू सेम यही स्थिति हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² मिल जाएगा, यहाँ पर भी 4x हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में n दिया है, n का मान हो गया 6, है ना, तो 6 6 का 36, 36 में 2 जोड़ेंगे 38, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38, विकल्प ए। ये सीधा फार्मूला याद रखने वाला प्रश्न है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से प्रश्न बना लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7। देखिए
प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया है, देखिए ये भी पूरी तरीके से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। x+3 का होल क्यूब और प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब, और आपसे पूछ रहा है कि इसका उत्तर क्या बनेगा। देखिए अगर x प्लस इसका अगर होल क्यूब आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये इसका फार्मूला होता है। अब आगे प्लस करना है x माइनस वाई का होल क्यूब, तो ये फार्मूला होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब देखिएगा ये y क्यूब और y क्यूब बराबर है, एक प्लस एक माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे नीचे हल कर रहे हैं, देखिए x क्यूब प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 3x² y और आगे मिल जाएगा प्लस 3x² ये मिलेगा। अब देखिए नीचे का भी मल्टीप्लाई कराते तो आपको मिलेगा x क्यूब, देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3x² y और माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3xy²। देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया, आपको मिल गया x क्यूब और प्लस यहाँ पर 3 और 3 आपस में जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 6xy²। अब यहाँ से आपको देखिए यहाँ पे तो ये दोनों जुड़ा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2x कॉमन मिल जाएगा, जैसे 2x कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा x² और प्लस में 3y², तो x² प्लस 3y², ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी। देखिए यहाँ पर अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर लेते, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनती। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 8, इसमें यह पूछ रहा है कि अधोलिखित भिन्नों को का आरोही क्रम होगा। आरोही क्रम मतलब आपको इसको छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर देखिए अब इसके भी कई तरीके है ना, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल लीजिए या तो आप भाग करके चेक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे भाग करके अगर आप चेक करने के लिए देखेंगे तो ज्यादा आसान बनेगा, अगर आपको प्रतिशत भिन्न का मान याद है तब। देखिए 3/8 अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो आपको कितना मिलता है, 3/8 का मतलब होता है 37.5 है ना। अब इसके बाद देखिए 3/5 का परसेंटेज वैल्यू होता है 60%। 2/3 का होता है 66.67%, और इसके बाद 1/2 का मान होता है 50%। अब इसमें आप आसानी से देख लीजिए, सबसे छोटा है कौन, 50, मतलब 1/2 सबसे पहले आएगा। तो विकल्प बी और विकल्प ए कभी उत्तर नहीं हो सकता। देखिए सबसे पहले 1/2 आएगा, 1/2 के बाद आएगा 3/5, 1/2 के बाद आएगा 3/5। यहाँ पे अच्छा माफ कीजिएगा, मैं कहाँ देख रहा हूँ यार सबसे पहले तो ये आएगा ना, ये आएगा शायद, मतलब सबसे पहले 3/8 आएगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, पहले पर ध्यान गया ही नहीं। देखिए यहाँ पर ये 50 हो जाएगा, सबसे पहले ये आएगा। देखिए सबसे पहले 3/8 आएगा, 3/8 आएगा मतलब ये दोनों उत्तर नहीं बन सकता। 3/8 के बाद 1/2 आएगा, 3/8 1/2, इसके बाद आएगा 3/5 और लास्ट में आएगा 2/3, इसका विकल्प ये सही बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया, यदि x और y धनात्मक पूर्णांक है जो समीकरण x² माइनस y² बराबर 11 को संतुष्ट करते हैं तो x² प्लस y² का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पर दे रखा है x² माइनस y² बराबर 11। अब x² माइनस y² को आप ऐसे तोड़ सकते हैं, x प्लस वाई एक कोष्टक में और x माइनस वाई दूसरे कोष्टक में बराबर 11। 11 को आप ऐसे लिख सकते हैं 11 गुणे 1 है ना। देखिए जब कभी भी ऐसे नंबर्स मिलेंगे तो इनका प्राइम फैक्टर करना होता है। x प्लस वाई का मान है 11 और x माइनस वाई का मान है 1, यहाँ से x और y मिल जाएगा आराम से है ना। देखिए x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 1। अगर हम इसको हल करेंगे तो हमें पता चलेगा x बराबर 6 और y बराबर 5। आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक, देखिए हल कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए दोनों कट जाएगा, तो x बराबर 12 तो x बराबर 6 और x की वैल्यू जब 6 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 मिल जाएगी। अब यहाँ पे 5 मिल गया, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है x² प्लस y², तो x² मिल जाएगा 36 और y² मिल जाएगा 25 है ना। 36 और 25 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 61, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, सॉरी सी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10। 10 में दिया एक घन के प्रत्येक कोण को 50% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए जब कभी भी इस प्रकार के मतलब
वृद्धि वाले प्रश्न मिले या कमी वाले प्रश्न मिले, तो आपको कुछ चीजें याद रखना है। अगर 1D मतलब सिर्फ एक बीमा में परिवर्तन हुआ है तो आंसर सेम होगा। एक बीमा मतलब इससे त्रिज्या हो गया, लंबाई हो, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन चीजें होती हैं, है ना। अगर सिर्फ 1D मतलब या तो लंबाई हो गया या तो त्रिज्या हो गया, मतलब जिसमें एक बीमा है, तो आंसर सेम रहेगा। अगर 2D में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे 2D का सक्सेसिव लगाएंगे, है ना। अगर सक्सेसिव का मतलब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, मतलब जो सक्सेसिव चेंज होता है वो दो में रहेगा। अगर 3D में होगा तो 3D का सक्सेसिव लगेगा, मतलब 3 का सक्सेसिव लगेगा। यहाँ पे इसको समझाते, देखिए 50% की वृद्धि हुआ है ना, तो आप सीधी सी बात है 50 का सक्सेसिव लगाइए। देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये फार्मूला लगेगा। x का मान 50, y का मान 50, मतलब दोनों 50-50 हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो 50-50 100 और प्लस में 50-50 में 2500 और बटे 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 125। विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा, है ना। देखिए इसमें 10 प्रश्न आज हम लोगों ने हल किया। जिस भी प्रश्न में आपको दिक्कत हुआ है कमेंट कीजिएगा, उसका एक अलग वीडियो हम बना देंगे।